बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू इजी मेडिकल बाय डॉक्टर लारे। आज का हमारा टॉपिक है कार्पल टनल सिंड्रोम, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें पेशेंट को अपनी कलाई में, अपने अंगूठे और अपनी उंगलियों में नमनेस, टिंगलिंग जैसी सेंसेशंस फील होती हैं, जिसे हम सुनपन, झंझनाहट या तकलीफ़ कहते हैं। और ये कंडीशन मीडियन नर्व के कंप्रेस हो जाने की वजह से, मीडियन नर्व के दबने की वजह से होती है। आज के अपने इस लेक्चर में हम इस कंडीशन यानी कि कार्पल टनल सिंड्रोम को डिटेल से स्टडी करेंगे। आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल क्या होता है, इसकी एनाटमी क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम होने के क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं, कौन है जिनको ज़्यादा रिस्क है कार्पल टनल होने का, इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड ergonomic टिप्स फॉर वर्क प्लेसेस। नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम। सो जैसा कि हमें नेम से पता चल रहा है, कार्पल टनल सिंड्रोम यानी कि इसमें कार्पल टनल की इन्वॉल्वमेंट है। कार्पल टनल क्या होता है? ये वो टनल होता है जो कि हमारी रिस्ट के लेवल पे पाम की साइड पर मौजूद होता है। इस टनल के अंदर से एक नर्व पास करती है जिसको हम कहते हैं मीडियन नर्व। ये नर्व जो है वो हमारी थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के हाफ पोर्शन को नर्व सप्लाई देती है। जब किसी रीज़न की वजह से इस टनल के अंदर स्पेस रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है तो मीडियन नर्व पर कंप्रेशन आता है, मीडियन नर्व पर प्रेशर आता है, दबाव आता है। जब मीडियन नर्व पर प्रेशर आता है तो थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के अंदर नमनेस और टिंगलिंग जैसी सेंसेशंस फील होने लगती हैं, वीकनेस फील होने लगती है थंब के मसल्स में। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। ये कंडीशन फ़ीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है क्योंकि फ़ीमेल्स में नेचुरली जो टनल का साइज़ होता है वो रिड्यूस्ड होता है, तो उनमें कंप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और 36 to 60 एज के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम होने का रिस्क जो है वो और इंक्रीज़ हो जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस द एनाटमी ऑफ द कार्पल टनल। सो ये टनल की तरह का एक नैरो पैसेज वे होता है जो कि रिस्ट के लेवल पर लोकेटेड होता है और इसमें से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पास करते हैं जिनमें 9 फ्लेक्सर टेंडन एंड 1 मीडियन नर्व भी शामिल हैं। ये टनल जो है वो कार्पल बोन्स एंड फ्लेक्सर रेटानिकुलम से मिलकर बनता है। फ्लेक्सर रेटानिकुलम एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड है जो कि इस टनल का रूफ बनाती है। अब हम डिस्कस करते हैं उन सिम्टम्स को जो कि कार्पल टनल सिंड्रोम के पेशेंट में हो सकते हैं। सबसे पहले तो नर्व की कंप्रेशन की वजह से जो एरिया नर्व जिनको सप्लाई करती है, जिन एरियाज़ को, वहाँ पर नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशंस फील होंगी, जैसा कि थंब में, इंडेक्स फिंगर में, मिडल फिंगर में और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर में। ये पेन जो है वो पेशेंट की एल्बो तक भी जा सकती है, रिस्ट में भी पेशेंट को पेन होगा। इसके अलावा फिंगर मूवमेंट्स जो होंगी वो पेनफुल होंगी, उनमें प्रॉब्लम होगी। लाइक जो भी एक्टिविटीज़, जो फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हैं जो वो फिंगर्स के थ्रू करता है वो सारी डिफ़िकल्ट होंगी, जिनमें टाइपिंग आ जाती है या शर्ट के बटन लगाना हो गया। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो वो फिंगर्स से करता है वो पेशेंट के लिए करना बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। और कुछ स्वेयर केसेस के अंदर पेशेंट के जो थंब के मसल्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है, पर्सन की जो ग्रिप है वो वीक हो जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होल्ड करना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और ये पेन जो है वो रात के वक्त ज़्यादा स्वेयर हो जाती है। इसके 2 रीज़न्स होते हैं। एक तो ये कि दिन भर की एक्टिविटीज़ में पेशेंट उस पेन को इतना फ़ील नहीं कर पाता, जब वो रात को रेस्ट करना स्टार्ट करता है तो उसको पेन फ़ील ज़्यादा होता है। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि रात को सोते वक्त नेचुरली ही पर्सन अपनी रिस्ट की पोजीशन ऐसे करता है कि वो उसको फ्लेक्स कर लेता है। जब वो रिस्ट को फ्लेक्स करता है, अंदर की तरफ कर लेता है, तो टनल की स्पेस रिड्यूस होती है। जब टनल की स्पेस रिड्यूस होती है तो मीडियन नर्व पर कंप्रेशन आता है और सिम्टम प्रोवोक होना स्टार्ट हो जाते हैं।
अब डिस्कस करते हैं हम उन कॉजेज़ को जिनकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। नंबर 1 तो प्रेशर ऑन द मीडियन नर्व। अगर किसी रीज़न की वजह से मीडियन नर्व पर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो कार्पल टनल सिंड्रोम होगा। और वो प्रेशर यूजुअली क्यों इंक्रीज़ होता है? रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से। लाइक अगर कोई पर्सन जो है वो रिपीटेडली रिस्ट पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करता है तो उससे रिस्ट के टनल से पास होने वाले जो टेंडन है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन से स्पेस रिड्यूस होती है और सिम्टम्स जो हैं वो प्रोवोक होते हैं। इसके अलावा अगर स्वेलिंग हो जाती है फ्लेक्सर के टेंडन की, या कोई जॉइंट डिसलोकेशन या कोई फ्रैक्चर होता है, कोई ऐसी कंडीशन जो टनल के स्पेस को रिड्यूस कर रही है, कंप्रेस कर रही है मीडियन नर्व को, वो कॉज कर सकती है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसके अलावा पोस्चर, यानी कि पर्सन जो है वो अपनी रिस्ट को बहुत ज़्यादा बेंड रखता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर उसका जो है वो ऑक्यूपेशन ही ऐसा है, कोई टाइपिस्ट है या कोई बाइक राइडर है, तो उनमें कार्पल टनल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हु आर मोर एट द रिस्क, इसमें जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें किसी ना किसी रीज़न की वजह से या तो कार्पल टनल की स्पेस रिड्यूस हो रही है या मीडियन नर्व जो है वो डैमेज हो रही है। फर्स्टली डायबिटिक पॉपुलेशन आ जाती है। सो डायबिटीज़ में हमें पता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से जो रिस्क है वो ज़्यादा है। देन ओस्टियोआर्थराइटिस एंड रोमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से जॉइंट स्पेस रिड्यूस होती है एंड वहाँ पर कंप्रेशन का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। देन प्रेगनेंसी में फ्लूइड रिटेंशन की वजह से अगर रिस्ट के लेवल पर फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, उसकी वजह से कंप्रेशन का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है। देन ओबेसिटी, हाइपोथायरॉयडिज्म। सो हाइपोथायरॉयडिज्म में बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्लो है, टिश्यू की रिपेयरिंग जो है वो स्लो है, जिसकी वजह से अगर नर्व डैमेज हो जाती है तो वो रिपेयर इजीली नहीं होती। देन मैनुअल ऑक्यूपेशंस लाइक बाइकर्स एंड टाइपिस्ट, जिनमें क्या होता है कि उनकी ऑक्यूपेशन की वजह से रिस्ट न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रहती, या तो हाइपर फ्लेक्स्ड रहती है या हाइपर। Now let us discuss how we can diagnose carpal tunnel syndrome. Firstly, history taking बहुत important है, जिसमें हम पेशेंट का ऑक्यूपेशन पूछते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई दूसरी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। देन फिज़िकल एग्जामिनेशन आ जाती है। इसमें 2 बेसिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। नंबर 1 इज़ टिनल टेस्ट। ये किस तरह से परफॉर्म होता है, आप डायग्राम पे फोकस करें। इसमें हम पेशेंट की रिस्ट के लेवल पर टैपिंग करते हैं, मीडियन नर्व के लेवल पर, और अगर टैपिंग करने के बाद पेशेंट को नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशंस फील होती हैं, पेन फील होता है, तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव होता है। सेकंड इज़ फेलिंग्स मैन्यूवर। इसको परफॉर्म करने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी रिस्ट को फ्लेक्स करे, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो दोनों रिस्ट को पेशेंट इस पोजीशन में फ्लेक्स करता है और ये पोजीशन 60 सेकेंड्स के लिए पेशेंट से होल्ड करवाते हैं। इस दौरान अगेन अगर वही सिम्टम्स प्रोवोक होते हैं तो फेलिंग्स मैन्यूवर भी पॉजिटिव आ जाता है। नेक्स्ट इज़ नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। इस टेस्ट में हम मीडियन नर्व की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की स्पीड को मेजर करते हैं। अगर ये स्पीड रिड्यूस होती है तो ये इंडिकेट करती है कि नर्व पे किसी लेवल पर कंप्रेशन जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा बहुत स्वेयर केसेस में हम MRI भी रिकमेंड कर सकते हैं। MRI में हम ये देखते हैं कि जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ तो मौजूद नहीं है, जैसे कोई सिस्ट या कोई दूसरी बोनी ग्रोथ वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है जो कि कार्पल टनल सिंड्रोम कॉज कर रही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम पेशेंट की पेन को किस तरह से मैनेज करेंगे और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो क्योंकि कुछ केसेस में रिस्ट के लेवल पर स्वेलिंग आ जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो हम पेशेंट को रिस्ट स्प्लिंट जो है वो रिकमेंड करते हैं, जिससे पेशेंट की रिस्ट जो है वो न्यूट्रल पोजीशन पे रहती है, वहाँ पर एक्स्ट्रा मूवमेंट्स नहीं होती, जिससे उसकी इन्फ्लेमेशन और पेन जो है वो रिड्यूस होती है। स्प्लिंट के अलावा पेन को रिड्यूस करने के लिए हम एनसिड्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस भी पेशेंट को बता सकते हैं, जिससे उसकी स्वेलिंग और पेन जो है वो कम होगा। साथ ही साथ हम उसको एक्टिविटी मॉडिफिकेशन का बताते हैं, यानी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपने रिस्ट के लेवल पे रेपिटेटिव मूवमेंट्स जो हैं इनको अवॉइड करना है। अगर आपका वर्क ऐसा है, अगर आपका टाइपिंग वर्क बहुत ज़्यादा है, तो आपने बीच में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेनी है, यानी कि हर 20 मिनट बाद आपने ब्रेक
ब्रेक लेनी है और अपनी रिस्ट को जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे रखना है। इसके अलावा आप काम के दौरान जो है वो रिस्ट स्प्लिंट पहन सकते हैं, जिससे एक्सेसिव रिस्ट मूवमेंट्स जो है वो अवॉइड होंगी और आपको वहाँ पर पेन नहीं होगा। देन पेन मैनेजमेंट में फ़िज़िकल थेरेपी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। इसमें नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेज़ आ जाती हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ आ जाती हैं। देन हम वहाँ पर मोबिलाइजेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं पेशेंट के पेन को रिड्यूस करने के लिए, एंड हीट एंड कोल्ड थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, तो इस केस में हम कोल्ड थेरेपी यूज़ करेंगे। अगर किसी भी ट्रीटमेंट ऑप्शन से पेशेंट का पेन मैनेज नहीं होता और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो पेशेंट सर्जरी की तरफ जाता है। कार्पल टनल रिलीज सर्जरी जो है वो परफॉर्म की जाती है। कार्पल टनल रिलीज सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया जो है वो परफॉर्म की जाती है, जिसमें सर्जन रिस्ट के लेवल पर एक स्मॉल इंसीजन करता है और उसके बाद जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट होता है वहाँ पर कट अप्लाई किया जाता है, ताकि टनल का प्रेशर जो है वो रिड्यूस किया जाए और मीडियन नर्व पे जो कंप्रेशन आ रही है उस कंप्रेशन को रिड्यूस किया जाए और सिम्टम्स जो हैं उनको मैनेज किया जाए। एट द लास्ट हम कुछ टिप्स डिस्कस करते हैं जिन्हें वर्क प्लेसेस पे फॉलो करके पेन को मैनेज किया जा सकता है। नंबर 1 तो अपने कीबोर्ड एंड अपने माउस को इस लेवल पर रखें कि आपका जो रिस्ट है वो न्यूट्रल रहे, ना वो हाइपर एक्सटेंड हो और ना ही हाइपर फ्लेक्स हो। सेकंड, आपका जो माउस है उसको कीबोर्ड के करीब रखें ताकि ओवर रीचिंग मूवमेंट्स जो हैं उनको अवॉइड किया जा सके। देन थर्ड, जब आप टाइपिंग करें तो लाइट टच के साथ टाइपिंग करें ताकि फिंगर्स और रिस्ट के लेवल पर स्ट्रेन ना आए। इसके अलावा आप अपने रिस्ट के नीचे कोई पैड या कुशन लाइक मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जिससे रिस्ट के स्ट्रक्चर पे कंप्रेशन एंड प्रेशर ना आए और रिस्ट सपोर्टेड रहे। एट द लास्ट, आपने प्रोलॉन्ग एंड रेपिटेटिव मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट पर अवॉइड करनी है और अपने काम के दौरान फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेनी है। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपना पेन जो है अपने वर्क प्लेसेस पे मैनेज कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप कि आप लोगों को टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्रेजेंटेशन। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।